જો મિત્રો તમે પણ આસિસ્ટન્ટ જીએમડીસી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો અનએકેડમી પર એક નવી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે સ્પેશિયલી આસિસ્ટન્ટ જીએમડીસી એક્ઝામ માટે 9 ફેબ્રુઆરીથી આ બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે અને આ બેન્ચનું નામ છે એકલવ્ય બેન્ચ. ઓકે, જો તમે પણ આસિસ્ટન્ટ જીએમડીસી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો આમાં જરૂરથી જોડાવો અને આને જોડાવા માટે લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને જ્યાં પણ તમને કોડ માગે રેફરલ કોડ તો ત્યાં તમારે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે. DD10 કોડનો. ઓકે, 10% ડિસ્કાઉન્ટ તરત જ મળી જશે. એન્ડ બીજું કે મિત્રો આ બેન્ચ દરમિયાન તમને બિલકુલ ફ્રીમાં મટીરિયલ પણ પરીક્ષા લક્ષી જે પણ મટીરિયલ્સ આવે છે મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે જેથી કરીને તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે, કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનમાં પૂછી શકો છો અને તમને એક ટોપ એજ્યુકેટર સાથે ભણવાનો મોકો મળી રહ્યો છે. બરાબર, ટોપ લેવલની ફેકલ્ટી છે એમના સાથે ભણવાનો મોકો મળી રહ્યો છે. અને બીજું કે મિત્રો એક નવી ટેસ્ટ સિરીઝ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે 1 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 21 ફેબ્રુઆરી સુધી. જો તમે આમાં હજુ નથી જોઈન કર્યું તો જરૂરથી જોઈન કરો. અને આ ટેસ્ટ સિરીઝનું નામ છે શંખનાદ ટેસ્ટ સિરીઝ, જે સ્પેશિયલી જીપીએસસી માટે આ ટેસ્ટ સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ઓકે, ત્યાં પણ કોડ માગે તો DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, તમારો ફર્સ્ટ નંબર આવે છે તો તમને 1 મંથનું પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે અનએકેડમીનું, અને સેકન્ડ નંબર આવે છે તો 1000 રૂપીસનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે, અને થર્ડ નંબર આવે છે તો 700 રૂપીસનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે. બરાબર, આની પણ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. બીજું કે મિત્રો અનએકેડમી પર મફત લાભ લેવા માટે સૌથી પહેલાં તમારે અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. ત્યાર પછી ચૂઝ યોર ગોલમાં તમારે જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું છે અને ઇન્વાઇટ કોડમાં તમારે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે. પછી તમારું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઓકે, જ્યાં પણ કોડ માગે ત્યાં તમારે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે જેથી કરીને તમને તરત જ 10%નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે. તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આસિસ્ટન્ટ સહાયકની પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો જરૂરથી આ બેન્ચ સાથે જોડ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी के क्लास 1 क्लास 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम अभी जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ज्योग्राफी के ऊपर है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपको आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके. तो आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अटकामा डेजर्ट. अटकामा डेजर्ट के बारे में है. तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, पहले खुद से ऑप्शंस देखने हैं, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है. अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा. अगर नहीं बनता है तो अच्छा, तो भी अच्छा है क्योंकि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसमें अटकामा डेजर्ट के बारे में बताया गया है. तो पहला ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ सिचुएटेड इन मंगोलिया. अगर आपको अटकामा डेजर्ट की लोकेशन पता हो तो ये साउथ अमेरिका में आता है. जो एंडीज माउंटेन रेंज है उसके वेस्टर्न साइड पर यहाँ पे अटकामा डेजर्ट आता है. ठीक है, तो मंगोलिया तो एशिया का पार्ट है तो मंगोलिया में ये नहीं आता. ये कहाँ आता है, चिली में आता है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा, इट इज़ द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट ऑन द वर्ल्ड. हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है. ठीक है. तीसरा, इट हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन द पैसिफिक कोस्ट. जो साउथ अमेरिका की पोजीशन है वहाँ यहाँ पे पैसिफिक ओशन आता है, तो ये पैसिफिक कोस्ट के पास में आता है. तो सेकंड और थर्ड सही है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन. सेकंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट. ठीक है. इसके अलावा आप अटकामा डेजर्ट के बारे में और भी पता कर सकते हैं. मैप जाकर देखिएगा तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में, यहाँ पे चिली है. ठीक है, चिली में यहाँ पे अटकामा डेजर्ट पाया जाता है. एंडीज माउंटेन रेंज पे एक लेक पाई जाती है, टिटिकाका लेक. ठीक है, टिटिकाका लेक ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है. ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा. फिर यहाँ पे एक कोल्ड करंट फ्लो करता है जिसको हम्बोल्ट करंट कहते हैं, जो इस अटकामा डेजर्ट को और ज़्यादा ड्राइंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ये डेजर्ट और ज़्यादा ड्राई है. ठीक है. ओशियन करंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसमें हॉट करंट और कोल्ड करंट के बारे में, तो इसमें हम्बोल्ट करंट जो है कोल्ड करंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी. इनमें से कौन है जिसके पास टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने का पोटेंशियल है. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है गल्फ ऑफ कैम्बे, मतलब गल्फ ऑफ खंबात. हमारे गुजरात में आता है ये गल्फ ऑफ खंबात. देखो, दो गल्फ हमारे गुजरात में आते हैं, इधर आता है गल्फ ऑफ कच्छ, इधर आता है गल्फ ऑफ खंबात. यहीं पर टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है. ठीक है, यहाँ से हम टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, एक और ये देखो, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है. गल्फ ऑफ मन्नार जो आता है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ आता है. ये इंडिया का बिगेस्ट गल्फ है. ठीक है, सबसे बड़ा गल्फ है. वर्ल्ड का जो बिगेस्ट गल्फ है वो कौन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको. याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्ल्ड का बिगेस्ट गल्फ है, जो कहाँ आता है, यूएसए में आता है. ठीक है. अच्छा, गल्फ ऑफ कच्छ तो मैंने बताया अभी कहाँ आता है. चिलिका लेक कहाँ आता है, उड़ीसा में. इधर चिलिका लेक आता है. ठीक है, चिलिका लेक इसके ऊपर ही गंजम कोस्ट है. कौन सा कोस्ट है, गंजम कोस्ट. ठीक है, गंजम कोस्ट है जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल जो आते हैं वो मास नेस्टिंग करने के लिए आते हैं. कौन आते हैं, ऑलिव
रिडले टर्टल्स आते हैं, ठीक है। मास नेस्टिंग होती है यहाँ पे, मास नेस्टिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक छोटी सी रिवर है जिसका नाम है ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा चिलिका लेक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following state has relatively lowest percentage of the scheduled tribes as per the 2011 census। देखो सेंसस का क्वेश्चन आया है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम परसेंटेज जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वो किस स्टेट में है? इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, मतलब सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ रहते हैं, तो वो है एमपी में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लिटरेरी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिटरेरी रेट्स को लगाना है। तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ की है, तो है ए ऑप्शन होगा, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, फिर मिज़ोरम में है, फिर त्रिपुरा में है, फिर गोवा में है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। करेक्ट आंसर क्या क्या लिस्ट है? पहली लिस्ट है रिवर्स की, दूसरी लिस्ट है ट्रिब्यूटरीज की। तो इसके लिए आपको रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रिवर जिसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता है ना, आपको मान लो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं पता है, तो भी आप गैस करके कैसे इसका आंसर लगा सकते हो। देखो आपको ये तो पता है यमुना रिवर तो हर किसी ने पढ़ी होती है, ठीक है। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी अगर आपको पता है तो भी आप आंसर लगा सकते हो। हमें पता है यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल रिवर। तो डी का 1 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन है। तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। ये आप ऐसे भी लगा सकते हो ट्राई मेथड से। अगर आप कभी ऐसा होता है एक ऑप्शन आपको आता है और वही एक ही ऑप्शन दिया होता है, उससे आपका सारा आंसर सही हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका पूरा करते हैं। अब देखो कृष्णा से करते हैं। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लोहित। हमने देखा था लोहित दिहांग और दिवांग मिलती है। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इंद्रावती है, ठीक है। और यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी तो है चंबल, ठीक है। तो ऐसे सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कौन सी रिवर है जो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है? तो ये है शारदा। शारदा रिवर का ही नाम है काली रिवर, ठीक है। कैसे बनाती है देखो मैं बताती हूँ। ये जैसे हमारे इंडिया का मैप है, इधर से नेपाल आता है, ठीक है। ये उत्तराखंड वाला पार्ट है, तो यहाँ से निकलती है काली रिवर, ठीक है। ये काली रिवर, इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है वो इस रिवर के ओरिजिन पे ही है, जिसको हम काला पानी डिस्प्यूट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो काला पानी डिस्प्यूट, तो अगर आपने किसी ने भी मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो उसको पता होगा इंडिया काला पानी डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन में काली रिवर का ओरिजिन क्या बताता है और नेपाल काली रिवर का ओरिजिन क्या बताता है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस टू अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट -90 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें टेम्परेचर -90 डिग्री तक पहुंच जाता है? इसका आंसर है मीजोस्फीयर, ठीक है। मीजोस्फीयर जो है वहाँ पे टेम्परेचर -90 तक पहुंच जाता है। अब मैं आपको सारी लेयर्स बताती हूँ, किस में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, किस में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे नीचे आती है हमारी ट्रोपोस्फियर, उसके आगे आती है स्ट्रेटोस्फियर, उसके आगे आती है मीजोस्फियर, उसके आगे आती है थर्मोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है इसलिए इसका -90 पहुंच जाता है। थर्मोस्फीयर में उल्टा वापस होने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एज हाइट इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है। तो देखो हमेशा हर लेयर में उल्टा हो रहा है। पहले में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, पहली वाली लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है हाइट इंक्रीज़ होने के साथ, दूसरी वाले में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तीसरे वाले में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, चौथी वाले में टेम्परेचर वापस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिव लेयर्स चलती है, इनके बारे में आप याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द फ्रंटल कॉन्टैक्ट जोन वेयर द कोल्ड एयर मास रिप्लेसेस द वार्म एयर मास इज नोन एज। ऐसा कौन सा फ्रंटल कॉन्टैक्ट जोन होता है जहाँ पे कोल्ड एयर मास जो होता है वो वार्म एयर मास को रिप्लेस कर देता है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट,
ठीक है, क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट मतलब कोल्ड एयर मास जो होता है वार्म एयर मास को रिप्लेस कर देता है। हमेशा देखो, कोल्ड एयर मास अगर वार्म एयर मास को रिप्लेस करता है तो अपलिफ्टमेंट हमेशा किसका होता है, वार्म एयर मास का होता है, क्योंकि वार्म एयर जो होती है वो हल्की होती है, इसलिए इजीली ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है। अगर वार्म एयर मास ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वार्म एयर मास जो है वो ज़्यादा एक्टिव है और वो कोल्ड एयर मास को पुश कर रही है, तो भी अपलिफ्ट कौन होगी, वार्म एयर मास होगी। लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव है इसलिए उस फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रंटल साइक्लोन या फ्रंटल कॉन्टैक्ट जोन बनते हैं वो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में बनते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बनते हैं। ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है ये आप मुझे सर्च करके बताइएगा, मैं बता सकती हूँ लेकिन आप इसको सर्च कीजिएगा तो आपको इसके बारे में क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट विद ए डीप रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो लेटेराइट सॉइल होती है, लेटेराइट सॉइल का कलर रेड क्यों होता है ऐसा पूछ रहा है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और आयरन का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लाइज बिटवीन, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होता है वो कहाँ पे लाइज करता है, इसका आंसर है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। अगर आपने वेस्ट एशिया का मैप देखा होगा तो ऐसा है कुछ, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ये है पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट आता है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन दो कंट्री के बीच में है, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है वो ईरान एंड ओमान के बीच में है, बट ये गलत आंसर है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो ईरान एंड यूएई के बीच में है, क्योंकि ये जो टिप निकली हुई है ना वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इस वजह से ईरान और यूएई के बीच में आता है कौन सा, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, अच्छा, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन कनेक्ट करता है, तो स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है, याद रखना। अरेबियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है, तो गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन के ऊपर एक है बाबल मानदेव। आज जाके मैप देखिएगा वेस्ट एशिया का, आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इनमें से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट, पहले तो करेक्ट पूछा है उसने। ठीक है, पहला ऑप्शन है उसका, नर्मदा फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। हाँ, नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, किसकी, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ऊपर है विंध्यन रेंज और नीचे है सतपुरा रेंज। ठीक है, यहाँ नर्मदा फ्लो करती है और इसका फ्लो कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट है, ये वेस्ट में जाके मिल जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, नेक्स्ट, तो पहला ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। दूसरा, नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग द बेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये भी सही है। तीसरा, तबा रिजर्वॉयर बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा, ये गलत है। चौथा, नर्मदा फॉर्म्स वाइड एस्चुरी, देखो क्योंकि ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, इसलिए जो नर्मदा रिवर है वो भी क्या करती है, वाइड एस्चुरी बनाती है, तो फोर्थ भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 ऑन, सॉरी हाँ 1, 2 एंड 4 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील, एक सेकेंड वेट, which of the following steel plants get its crude iron ore from the बाबा बुदान हिल्स। कौन सा स्टील प्लांट है जो अपना क्रूड आयरन ओर जो है वो बाबा बुदान हिल्स से मिलता है, बाबा बुदान हिल कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसका आंसर है भद्रावती स्टील प्लांट जो है उसको अपना आयरन ओर कहाँ से मिलता है, बाबा बुदान हिल से मिलता है, जो कि कर्नाटक में है। बाबा बुदान हिल्स जो है वो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी फेमस है। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर आता है, उड़ीसा में आता है, ये इंडिया का पहला स्टील प्लांट है। फिर भिलाई स्टील प्लांट, ये कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, ये मेजर स्टील प्रोडक्शन जो होता है इंडिया का वो यहाँ से होता है, भिलाई से। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज अर्बनाइज्ड एज पर द मोस्ट अर्बनाइज्ड एज पर द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कौन है, तो वो है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट है। ठीक है, और महाराष्ट्र में डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में कम हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिजिनस डिपॉजिट्स आर फाउंड मेनली इन। टेरिजिनस डिपॉजिट्स क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टेरिजिनस डिपॉजिट मतलब हमको जो रॉक मटेरियल या फिर
प्लांट और एनिमल्स के जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमको मिलते हैं, जो हमको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे मिलते हैं या स्लोप्स में मिलते हैं, मतलब ओशियन से हमको जो मिलता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल या डिपॉजिट्स हमको मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरिजिनस डिपॉजिट्स। ये हमको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और स्लोप्स में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओशियनिक रिज क्या होती है और ओशियनिक ट्रेंच क्या होती है। ओशियनिक रिज या मिड ओशियनिक रिज हमको पता है जो अटलांटिक ओशियन में है। ओशियनिक रिज मतलब जहाँ पे नया ओशियनिक क्रस्ट बनता है, जहाँ से हमारा जो ओशियन फ्लोर होता है वो स्प्रेड होता है और नया ओशियन क्रस्ट बनता जाता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ओशियनिक रिज। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सी स्प्रेड थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, उसमें आता है ओशियनिक रिज का कॉन्सेप्ट। और ओशियनिक ट्रेंचेस क्या होती है, जहाँ पे ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉय होता है। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट जो ट्रेंच है वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच है जहाँ पे पैसिफिक ओशियन जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मोज स्केल इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन। मोज स्केल जो है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है, तो ये है, इसका आंसर होगा हार्डनेस ऑफ मिनरल के लिए, ठीक है। हार्डनेस ऑफ मिनरल को डिटरमाइन करने के लिए मोज स्केल यूज़ होती है। ब्राइटनेस के लिए इल्यूमिनेसेंस यूज़ होती है। विस्कोसिटी के लिए पास्कल यूज़ होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट कौन सा है। ओशियन करंट्स का सबसे ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने ओशियन करंट पढ़ा होगा तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो सबसे ज़्यादा वार्म ओशियन करंट है जो नॉर्थ अमेरिका में फ़्लो होता है। और लेब्राडोर करंट जो है वो कोल्ड करंट है। कुरिल करंट भी कोल्ड करंट है। कैनेरी करंट है वो भी कोल्ड करंट है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। कहाँ पे बनता है वो, न्यू फाउंडलैंड में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, न्यू फाउंडलैंड पे बनता है। कुरिल जो करंट है वो जापान का कोल्ड करंट है। ओयोशियो का नाम ही है कोल्ड करंट, जिसको कुरिल करंट भी बोलते हैं। और कैनेरी करंट भी कोल्ड करंट है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको तमिलनाडु हिस्ट्री और पॉलिटी की कोई सीरीज़ आपको करनी है या पॉलिटी समरी आपको देखना है, पॉलिटी का रिवीजन करना है, तो उसका कोर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। शिवी सिंघल करके मेरा चैनल, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।